नमस्कार दोस्तों, मैं देवव्रत मजूमदार एक बार फिर हाजिर हूं एक ऐसी सच्ची घटना के साथ जो मेरे साथ तो नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उससे गहराई से जुड़ा हुआ हूं। ये बात है उन दिनों की जब मैं रोड कंस्ट्रक्शन के काम में था। साल था 2005। संचेती ग्रुप की सिविल कंस्ट्रक्शन डिवीजन जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी को उमरेड, जो कि नागपुर जिले में पड़ता है, से लेकर ब्रह्मपुरी जिला चंद्रपुर तक कुल 70 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण का बड़ा प्रोजेक्ट मिला था और उसी प्रोजेक्ट के लिए मैं साइट इंचार्ज बनकर अपनी टीम के साथ उमरेड पहुंचा था, जहां हमारा इंतजार कर रही थी एक ऐसी सच्ची घटना जो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूं उन रात की, उन रास्तों की और उस परछाई की कहानी। मैं नागपुर में शंकर नगर के एक WCL वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के रिटायर्ड अफसर के बंगले में पेइंग गेस्ट की तरह रहता था। उस पूरे बंगले में बस 2 ही लोग थे, एक अंकल और एक आंटी। उनके 2 बेटे थे, पर दोनों अमेरिका में सेटल हो चुके थे। अंकल और आंटी मुझे अपने बेटे की तरह ही मानते थे। सच कहूं तो पराये शहर में रहते हुए जो अपनापन मुझे उनसे मिला, वो जिंदगी में कम ही कहीं मिलता है। आंटी रोज सुबह मेरे लिए नाश्ता तैयार करती, चाहे मैं कितनी भी सुबह जल्दी घर से निकल जाऊं, वो मुझे कभी खाली पेट नहीं जाने देती थी। और चाहे रात कितनी भी देर हो जाए, वो मेरे घर लौटने का इंतजार करती थी। उनकी आंखों में एक स्नेह था, जैसे कोई मां अपने बेटे को देखती है। मैं मंगलवार से शनिवार तक रोज सुबह ठीक 8 बजे घर से निकल जाता था और हर शाम 8:30 तक वापस लौट आता था। घर से उमरेड साइट की दूरी लगभग 40 किलोमीटर थी। मैं कभी कंपनी की दी हुई टाटा सफारी से जाता और कभी अपने शौक की वजह से बुलेट से। रविवार को उमरेड में मार्केट लगता था और सोमवार को गांव वाले पूजा का दिन मानते थे, इसलिए मेरी छुट्टी रविवार को होती थी और सोमवार को मैं सांचेती ग्रुप के नागपुर वाले कॉरपोरेट हाउस में अपनी सभी डिवीजनों में घूमता रहता था। सांचेती ग्रुप, जो आज SMS शक्ति मोहन सांचेती ग्रुप के नाम से जाना जाता है, उसकी कॉरपोरेट बिल्डिंग आज भी IT पार्क पारसोडी में ही है। सोमवार को मैं घर से लगभग 11 बजे निकलता और दोपहर 2 बजे तक वापस आ जाता। फिर शाम को अंकल आंटी के साथ धर्मपेट मार्केट में खरीदारी करते और रात को किसी रेस्टोरेंट में मिलकर डिनर करके घर लौट आते। उसके बाद हम सब साथ बैठकर टीवी पर सीरियल देखते और फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो जाता। यही थी मेरी जिंदगी। साइट पर जब छुट्टी होती थी तभी ऐसा घरेलू सा सुकून मिलता था और मंगलवार से शनिवार तक मानो समय को पंख लग जाते। दिन यूं निकल जाते जैसे किसी ने क्षण भर में समेट लिया हो। दिन ऐसे ही सहजता से बीतते रहे। हर सुबह वही रूटीन, वही मुस्कानें, वही अपनापन। लेकिन किसे पता था कि ये खुशनुमा लगने वाले पल अंदर ही अंदर किसी डरावनी घड़ी का इंतजार कर रहे थे। मानो समय चुपचाप अपनी सांसें रोके बैठा हो और मैं अनजान होकर उस अंधेरे मोड़ की तरफ बढ़ रहा था जहां जिंदगी अचानक करवट लेने वाली थी। और फिर वो दिन आखिर आ ही गया। मेरी टीम को उमरेड इंजीनियरिंग कॉलेज का वो कमरा खाली करना था। हमने पहले ही वेयगांव के सरपंच से बात कर रखी थी और वही हमें एक पुरानी लगभग हवेली जैसी उजड़ी हुई इमारत तक ले गए। बाहर से खंडहर सी दिखने वाली उस हवेली के कुछ कमरे ही ठीक ठाक हालत में थे। सरपंच ने बताया कि उस हवेली के मालिकों के सारे परिवार वाले अब विदेश में रहते हैं और वे ही उसके केयर टेकर बने हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हवेली के चारों तरफ जितनी जमीन है सब उसी परिवार की है, इसलिए हमारी गाड़ियां और मशीनें रखने की भी पूरी जगह मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने उस हवेली की दहलीज पर पहला कदम रखा, एक अजीब सी नकारात्मक सिहरन मेरे भीतर दौड़ गई। मुझे पक्का यकीन था ये जगह ठीक नहीं है। मैं इस घर को किराए पर लेने के बिल्कुल पक्ष में नहीं था, पर मेरी टीम के लड़कों को तो
वह घर बड़े शौक से भागया, जैसे कोई नया रोमांच मिल गया हो। वो सब मुझसे जिद करने लगे, भैया यही ठीक है, यही ले लो। उनकी खुशी देखकर मैं भी मान गया, लेकिन मैंने साफ कहा, घर में कुछ भी करने से पहले वास्तु पूजा करवा लेना। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा हो तो कम हो जाएगी। पर मेरे होनहार इंजीनियर कहां रुकने वाले थे। रविवार को जब मैं साइट पर नहीं गया, उन्होंने बिना पूजा कराए ही उस हवेली में प्रवेश कर लिया। और मंगलवार को जब मैं साइट पहुंचा तो वो बड़े गर्व से मुझे अपने नए घर में खींच ले गए। मैंने अपने इंजीनियर प्रशांत माली से पूछा, अच्छा पूजा करवाई? तो वो हंसकर बोला, अरे भैया, हम कौन सा यहां संसार बसाने आए हैं, 4-6 महीने रहना है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। उसे क्या पता था कि आगे क्या बढ़ने वाला है। उस मंगलवार को मैं अपनी टीम के साथ देर रात तक उसी हवेली में बैठा रहा। गपशप चलती रही और मैंने नागपुर में अंकल को फोन कर दिया था, अंकल आज देर हो जाएगी, आप आंटी को बोल दीजिएगा सो जाने के लिए, मैं खाना खाकर ही लौटूंगा। रात को हम सब हवेली के बरामदे में कुर्सियां डालकर बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। हमारा अकाउंटेंट अजय देशमुख और उसका भाई विजय देशमुख बैंगन की सब्जी सावजी स्टाइल में बना रहे थे, और वानखड़े साहब जो इरिगेशन विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर थे, सबके लिए चावल की भाकरी यानी महाराष्ट्रियन स्टाइल की मोटी रोटी सेंक रहे थे। खाना लगभग बन ही रहा था कि साइट का मुंशी ओम प्रकाश मराठे धीरे से बोला, साहब अगर आप कहें तो गांव की एक महिला है, साइट पर काम करती है, बेचारी का पति उसे छोड़कर भाग गया। वो अगर खाना बनाएगी तो हमें रोज बाहर का खाना नहीं खाना पड़ेगा। मैंने कंधा उचकाकर कहा, अगर तुम लोगों को ठीक लगे तो रख लो, वैसे भी मैं यहां रहने वाला नहीं हूं। आज तो सिर्फ तुम लोगों के प्यार और जज्बे की वजह से खाना खा रहा हूं, नहीं तो मैं नागपुर जाकर ही खाता। आंटी मेरा इंतजार करती हैं, चाहे कितनी ही रात हो जाए। मुझे पूरा यकीन है आज भी वो मेरा इंतजार ही कर रही होंगी। फिर मैंने हंसते हुए प्रशांत देशमुख से पूछा, क्यों रे प्रशांत, अगर तुम लोगों को ठीक लगे तो रख लेना उस महिला को। मैंने उस पल को हंसी मजाक में टाल दिया था, पर मुझे क्या पता था एक छोटा सा फैसला आगे चलकर कितनी बड़ी कहानी की दहलीज बन जाएगा। खाना वाकई बहुत टेस्टी था और हम सबने एक साथ बैठकर खाया। खाना खत्म होने पर मैंने घड़ी देखी, रात के 10:30 बज रहे थे। सोचा अगर अभी नागपुर के लिए निकल जाऊं तो 12 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। मैंने सभी का शुक्रिया किया और कहा, ठीक है दोस्तों, कल साइट पर मिलते हैं। तभी ओम प्रकाश बोला, साहब अगर आप एक बार शोभा से मिल लेते तो अच्छा रहता, उसके पेमेंट की भी बात हो जाती। लेकिन मुझे नागपुर पहुंचने की जल्दी थी। मैंने कहा, कल मिल लूंगा, तब बात कर लेंगे, अभी मुझे निकलने दो। इतना कहकर मैं अपनी बुलेट पर चढ़ा और गांव से बाहर निकल आया। लेकिन मुश्किल तो तभी शुरू हुई। कुछ ही दूर पहुंचा था कि पिछला टायर पंक्चर हो गया। अब उस भारी बुलेट को धकेलना मानो किसी सजा से कम नहीं था। चलाने में जितनी मजा, धकेलने में उतनी ही मुसीबत। मैं उसी हवेली की तरफ वापस लौट रहा था। रात गहरी हो चुकी थी, गांव लगभग सोया हुआ लग रहा था। गांव में घुसते ही एक पुराने घर के बाहर एक सांवली बेहद सुंदर महिला खड़ी दिखाई दी। उसने सादी सूती साड़ी पहन रखी थी, काले बाल हल्की हवा में हिल रहे थे और उसकी आंखों में कुछ तो था, एक अजीब सी चमक, जैसे शरारत भी और रहस्य भी। मुझे देखते ही उसने अचानक आवाज लगाई, साहब रुके जरा। उसकी आवाज सुनकर मेरे कदम ठिठक गए और उसी पल मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अनजानी ठंडक उतर गई। मैं ठिठक कर रुक गया। रात की खामोशी में उसकी आवाज कुछ ज्यादा ही साफ सुनाई दी। मैंने जरा संभल कर पूछा, आप कौन हैं और इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? वो कुछ पल मुझे देखती रही। उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी, जैसे मेरे सवाल से ज्यादा मेरी घबराहट उसे दिखाई दे रही हो। हवा जरा तेज चलने लगी, आसपास का सन्नाटा और गहरा हो गया। मुझे लगा जैसे वो कुछ कहने वाली हो, पर उसके होंठ हिले भी नहीं थे। उसने बड़ी नरमी से जवाब दिया, साहब मैं शोभा हूँ, यहीं साइट पर काम करती हूँ, अपने घर जा रही थी।
मैंने गौर से देखा। चेहरा भोला था, पर आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे साफ साफ समझ नहीं पा रहा था। वो आगे बोली, लगता है आपकी बुलेट खराब हो गई है। आप इसे यहीं छोड़ दीजिए, कोई नहीं ले जाएगा। अगर चाहें तो आप मेरे साथ घर तक चल सकते हैं। मुझे भी डर नहीं लगेगा और आपको भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। उसकी आवाज में अजीब सी नरमी थी, लेकिन उस नरमी के पीछे कोई छुपी हुई परछाई भी थी जिसे मैं उस वक्त पहचान नहीं पाया। मैंने उसकी बात मान ली और उसके साथ चलने लगा। रात की सड़क सुनसान थी, बस हमारे कदमों की आहट ही गूंज रही थी। चलते चलते मैंने उससे पूछा, तुम साइट पर क्या काम करती हो? वो बिना रुके बोली, मैं साइट पर एक्सकवेशन में प्रशांत के साथ लेवल नापती हूँ। मैं चौंक गया। क्या तुम सिविल इंजीनियर हो? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नहीं साहब, मैं अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाई, पर मैं लेवल नाप लेती हूँ, चेनेज मेजर कर लेती हूँ और CBR टेस्टिंग भी कर लेती हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान भी हुआ और कहीं न कहीं प्रभावित भी, पर पता नहीं क्यों उसकी आवाज में या उसके कदमों में कुछ ऐसा था जो मुझे लगातार बेचैन कर रहा था। दूसरे एपिसोड में आप जानेंगे कि देवव्रत उस हवेली में सदियों से छिपे राज को कैसे खोज निकालता है और शोभा, हाँ वही शोभा, आखिर क्यों उन परछाइयों के बीच बार बार उभर आती है। कभी कभी देवव्रत खुद से भी पूछ बैठता है, क्या ये कहानी सिर्फ मुझे ही खींच रही है या आपको भी इसकी हर धड़कन महसूस हो रही है? अगर आपके दिल ने भी इस रहस्यमय सफर को पसंद किया है तो बताइएगा जरूर, ताकि मैं देवव्रत इस अंधेरी हवेली के और भी गहरे कमरों तक पहुंचता रहूं और इस सफर का अगला मोड़ कहीं आपसे छूट न जाए। इसके लिए विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह शायद आपके दिल की धड़कनें भी बदल दे।